नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा तमिलनाडु की राजनीति की। तमिलनाडु की राजनीति में एक आज नया अध्याय शुरू हुआ है जिसका असर पूरे देश में दिखना लाजमी है। पूरे देश में एक ही नाम छाया हुआ है, वो है जोसेफ विजय का नाम। जोसेफ विजय ने जिस तरह से 2 साल पहले एक पार्टी बनाई थी, उन्होंने जिस तरीके से अपनी पार्टी का ऐलान करने के बाद जिस रणनीति के साथ पूरा अपना चुनाव प्रचार किया, जिस तरीके से उनने युवाओं को फोकस किया, महिलाओं को फोकस किया, जिस तरीके से उनने टीनेजर्स को फोकस किया, उसका असर साफ साफ चुनाव में दिखा। ये हर कोई मान रहा था कि विजय तमिलनाडु में एक अच्छा असर डाल सकते हैं। किसी भी राजनीतिक पंडित ने इसका अनुमान नहीं लगाया था कि वो राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे और डीएमके और एआईडीएमके का लगभग सुपड़ा साफ कर देंगे। 234 विधानसभा में उनकी 108 सीटें आई। भले ही वो 10 सीटों से बहुमत से चूक गए, लेकिन ये सब जानते थे कि जनादेश उनके पक्ष में था और उनको ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इसके लिए वो राज्यपाल के पास गए, लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा, इतिहास याद रखेगा किस तरह से राज्यपाल ने उन्हें सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार बनाने का पहले 2 बार मौका नहीं दिया। उन्हें 2 बार वापस लौटाया गया और तीसरी बार जब वो सारे अपने विधायकों का पूरा बहुमत लेके जब वो गए और पार्टियों के समर्थन से, उसके बाद राज्यपाल को आखिरकार उन्हें सरकार बनाने के लिए बुलाना पड़ा और आज उन्होंने 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जो अपने आप में एक इतिहास है। विजय का मुख्यमंत्री बनना इसलिए खास है क्योंकि उन्होंने एक पारंपरिक राजनीति जो कई सालों से चल रही थी, हम चुनाव के समय में देखते थे कि राजनेता लंबी राजनेता 3-3, 4-4 रैलियां करते थे, राजनेता लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया में छाए रहते थे, लगातार इंटरव्यू देते थे, अपनी बातें करते थे। वहीं विजय की रणनीति ठीक इससे उलट थी। उन्होंने सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया। वो सोशल मीडिया के जरिए लगातार लोगों से संवाद करते रहे और इस संवाद में भी उन्होंने युवाओं को फोकस किया, बच्चों को फोकस किया और ये हमने देखा कि किस तरह से टीनेजर्स और जेन जी का उन्हें पूरा सपोर्ट मिला, हम कह सकते हैं। और जेन जी ने ना सिर्फ उन्हें सपोर्ट किया, जो टीवी के प्रमुख बार बार अपील करते थे कि वो अपने माता पिता को समझाए कि राज्य को एक नई राजनीति की जरूरत है। राज्य में 2 जो पार्टियां हैं वो लंबे समय से शासन कर रही हैं। जो रणनीति थी वो ये भी थी कि उन्होंने डीएमके को पूरी तरीके से फोकस रखा, एआईडीएमके को उन्होंने बिल्कुल तरीके से कम बात करी। डीएमके के खिलाफ उनका पूरा चुनाव प्रचार था और लगातार ये कह रहे थे कि डीएमके ने राज्य में स्थिति बहुत खराब कर दी है, भ्रष्टाचार चरम पे है। लोगों ने उनकी बात हाथों हाथ ली। हालांकि उन्होंने जो फ्री बीज के ऐलान किए उसको भी एक महत्वपूर्ण चीज माना जा रहा है। ना सिर्फ आज उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो 3 बड़े ऐलान किए, उससे साफ हो गया है कि वो आगे चलकर एक नई राजनीति कर सकते हैं और पूरे देश के सामने एक नया रोल मॉडल खड़ा कर सकते हैं कि राजनीतिज्ञों को कैसा होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि उनके जो आज 3 बड़े जो उन्होंने फैसले किए हैं, उसमें सबसे बड़ा फैसला है 200 यूनिट बिजली फ्री। 200 यूनिट बिजली फ्री करने की जो परंपरा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शुरू की थी, उसको आज उस परंपरा को कई पार्टियों ने अपनाया है। अपने स्तर से हर राज्य में स्कीमें लागू की जा रही है। इसके अलावा एक उनका बड़ा ऐलान महिला सुरक्षा का है। महिला सुरक्षा एक देश में बहुत बड़ा मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए और उन्होंने जिस तरीके से स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है वो वाकई में ही काबिले तारीफ है। इसके अलावा उनका एक बड़ा ऐलान एंटी ड्रग्स स्क्वाड बनाने का है। नशे को हम जानते हैं कि नशा किस तरह से पूरे भारत में नशा फैल रहा है, युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है। हम कह सकते हैं कि विजय की जो ये रणनीति है, कि विजय ने बिल्कुल नई रणनीति शुरू करी है। अब हम ये देखेंगे क्या उत्तर भारत में आने वाले समय में 3 राज्यों में चुनाव है, क्या हम देखेंगे कि उत्तर भारत में एक नई राजनीति की एक परंपरा होगी, क्या उत्तर भारत में नए लोग सामने आएंगे। हालांकि मनोरंजन जो उत्तर भारत की फिल्म इंडस्ट्री है, जो मनोरंजन इंडस्ट्री है, उनसे उम्मीदें हमें काफी ज्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ के लोग मुख्य राजनीतिक मुद्दों पर काफी कम बात करते हैं, दूर रहना वो उचित समझते हैं। जो उनकी सामाजिक एक जिम्मेदारियां होती हैं उनको नहीं निभाते हैं। हमने देखा भी है, भले ही फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग मंत्री बने हो, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा नाम याद आता है उत्तर भारत में जो फिल्म इंडस्ट्री से हो, मनोरंजन इंडस्ट्री से हो और उसने आने के बाद एक बहुत कोई क्रांतिकारी काम अपने मंत्रालय में किए हों, तो ऐसे में जो विजय है, विजय से पूरे देश को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। विजय ने जिस तरीके से बातें करी हैं, जिस तरीके से वो एक विचारधारा की बात करते हैं, ना सिर्फ वो द्रविड़ राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो तमिल राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो युवाओं की नौकरी की बात करते हैं, वो महिलाओं की नौकरी की बात करते हैं और हम जिस फ्री बीज की बात करते हैं उस फ्री बीज को भी वो नए तरीके से देने की बात करते हैं। आने वाले समय में तमिलनाडु में देखेंगे कि इसका असर क्या होता है। हालांकि ये भी आप तय मानिए, जैसी इस देश की राजनीति इस समय चल रही है और उनके पास हम सब जानते हैं कि पूर्ण बहुमत नहीं है, किस तरीके से इस समय उनके पास कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन हासिल है। कांग्रेस तो शायद उनसे समर्थन वापस ना ले, लेकिन सीपीआईएम है, सीपीएम है, लेफ्ट भी है, लेफ्ट के अलावा
वीसी की एक पार्टी है और एक पार्टी और है, तो इन सब के किसी तरीके से उन्होंने जो बहुमत का आंकड़ा का जुगाड़ किया है, तो आने वाले समय में ये एक तरीके से कोशिश अस्थिर करने की सरकार को हो सकती है। आप कई उदाहरण जानते हैं कि किस तरीके से पूरे देश में इस समय का जो राजनीतिक माहौल है, कैसे कैसे राज्यों में उलटफेर हुए हैं राजनीतिक, कैसे कैसे नेता तोड़ के लेके आए हैं। कहीं ना कहीं विजय के लिए भी एक चुनौती होगी कि वो इन सबका कैसे सामना करेंगे। तो तमिलनाडु की राजनीति में आज हम जो कह सकते हैं, जो नया अध्याय है, ये ना सिर्फ दक्षिण भारत की राजनीति में एक नया अध्याय है, इसका असर उत्तर भारत में भी दिख सकता है। कांग्रेस को एक ये संजीवनी की तरह माना जा रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी भले ही डीएमके के से अलग होने को लेकर उन पर निशाना साधा जा रहा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खुद इस चीज को लेकर उन पर निशाना साधा की और कहा कि कांग्रेस किस तरीके से विश्वासघात देती है। उन्होंने डीएमके का एग्जाम्पल दिया कि कैसे डीएमके को पार्टी ने छोड़ दिया है। कांग्रेस की पहचान आज एक परजीवी पार्टी की बन गई है और इसलिए वो पहला मौका मिलते ही अपने साथियों के साथ भी विश्वासघात करती है और इसलिए ही कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। राहुल गांधी ये जानते हैं कि उत्तर भारत में पार्टी की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है नहीं और दक्षिण भारत में इस समय देखा जाए तो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार और केरल में हम कह सकते हैं इंडिया ब्लॉक की एक माफ की जगह केरल में उनकी सरकार है और तमिलनाडु में इंडिया ब्लॉक की अब सरकार बन गई है। इस बात की पूरी उम्मीद है कि इंडिया ब्लॉक में विजय शामिल होंगे। और वहीं आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो एनडीए के पास है और यहां चंद्रबाबू नायडू जो है इस समय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जिस तरीके से विजय की जो पॉपुलैरिटी है आंध्र में भी उन्हें लोग काफी पसंद करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आगे वाले समय में ऐसा हो सकता है कि विजय को साथ लेकर आंध्र प्रदेश में कांग्रेस कोई रणनीति बनाए, राहुल गांधी कोई रणनीति बनाए। हो सकता है जगन मोहन रेड्डी को वो अपने साथ वापस ले लें और अगर ये तीनों वापस आते हैं तो कहीं ना कहीं जो 129 सीटें साउथ में है वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकती हैं। जो उत्तर भारत में जिस तरीके से अब कांग्रेस की बात करें तो उत्तर भारत में कांग्रेस के पास सिर्फ हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहां उसकी सरकार है। इसके अलावा अगर बात करें तो पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां गैर बीजेपी सरकार है और वो सरकार आम आदमी पार्टी की वहां है। लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में हाल के दिनों में फूट देखने को मिली है और लगातार ये दिख रहा है कि पंजाब की मान सरकार कितना प्रेशर में है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, संजय सिंह कर रहे हैं, भगवत मान कर रहे हैं और उनके कई बड़े नेता कर रहे हैं। इन सब का आरोप है कि पंजाब की सरकार को गिराने का प्रयास हो रहा है। पंजाब में 2027 में चुनाव होने हैं। मोदी अमित शाह का सुपारी किलर गैंग कौन है? ईडी, सीबीआई, केंद्र की जांच एजेंसियां, जिसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक विरोधियों के चरित्र की हत्या करने के लिए, उनकी राजनीति की हत्या करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करती है। पहले बंगाल में यही काम हुआ, दिल्ली में यही काम हुआ, देश के अलग अलग हिस्सों में यही काम हुआ, अब यही काम पंजाब में 2027 से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां एक क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में है, समाजवादी पार्टी। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो अकाली दल, हमने देखा कि पिछले चुनाव में एक तरीके से अकाली दल का सुपड़ा साफ हो गया था। अकाली दल वहां बड़ी भूमिका में पंजाब में था और इस बार देखना होगा कि पंजाब में बीजेपी कैसे चुनाव लड़ती। वो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी, ये हर कोई जानता है। वो पूरी कोशिश करेगी, ये हर कोई जानता है कि उसकी सरकार वहां आए, हालांकि उसके लिए रास्ते बहुत कठिन है। वहीं उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में भी मुझे, अगर मैं उत्तराखंड से आता हूं और मेरी पर्सनल राय मानेंगे तो उत्तराखंड में भी बीजेपी इस समय काफी आगे है। हालांकि वहां कई ऐसे मुद्दे हैं, कांग्रेस लेकिन जिस स्थिति में है, कांग्रेस में जिस तरीके की गुटबाजी है, जितने गुट कांग्रेस में है, ऐसे में कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होना है अगर सत्ता में वापसी आनी है। राज्य में एक क्षेत्रीय दल की मांग बड़े समय से उठ रही है। उत्तराखंड क्रांति दल किसी समय राज्य का एक प्रमुख क्षेत्रीय दल हुआ करता था, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा लगता नहीं कि वो राज्य में कुछ बड़ा बदलाव कर पाएगा। लेकिन एक साल का समय काफी बड़ा होता है। क्या विजय की से ये पार्टियां सीखेंगी? क्या विजय से यूकेडी सीखेगी और अपनी रणनीति में बदलाव करेगी? सीधे जनता के मुद्दों पर बात करेगी और सबसे बड़ी बात है कि वो जनता को कितना कन्विंस कर सकेगी। कहीं ना कहीं विजय ने आज एक देश में नई राजनीति का एक नई, हम कह सकते हैं, नींव रख दी है। वो एक नए सूत्रधार हो सकते हैं और इतिहास में अगर ऐसा होता है तो उन्हें याद रखा जाएगा।
आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। इसके साथ ही मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सब मेरे यूट्यूब चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अपनी कमेंट करें, राय बताएं कि आपको क्या लगता है जो बातें मैं कह रहा हूं कि विजय तमिलनाडु में एक नई परिपाटी स्थापित करने वाले हैं, या फिर उनका हाल भी वैसा ही होगा जो अन्य पार्टियों का राजनीति में आने के बाद होता है।